नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी यूपी और आपके साथ मैं हूं प्रणव अग्निहोत्री। वक्त है आज का एजेंडा का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के एजेंडा की प्रमुख खबरों पर। संभल हिंसा की न्यायिक जांच के आदेश। संभल मस्जिद विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर सियासी हलचल तेज हो चुकी है। यूपी में 5 कंपनियां बिजली की आपूर्ति करेंगी और चक्रवाती तूफान फेंगल आज टकरा सकता है चेन्नई के तट से। और आज के एजेंडा में चलिए बात करते हैं अब पहली खबर के बारे में। योगी सरकार ने संभल में पिछले दिनों हुई हिंसा की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। संभल में पथराव की घटना की जांच के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस देवेंद्र कुमार अरोड़ा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति को मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया है। समिति के 2 अन्य सदस्य सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अमित मोहन प्रसाद और पूर्व आईपीएस अधिकारी अरविंद कुमार जैन हैं। समिति को 2 महीने के भीतर रिपोर्ट देने को कहा गया है। बता दें कि 24 नवंबर की सुबह संभल की शाही जामा मस्जिद का एएसआई की ओर से सर्वे किया गया था। इस दौरान पथराव की घटना हुई थी। इसमें 4 व्यक्तियों की मौत हो गई थी और अधिकारियों और स्थानीय लोगों समेत कई अन्य लोग घायल हो गए थे। वहीं संभल में हिंसा के बाद आज पहली जुम्मे की नमाज होनी है, जिसको लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। जुम्मे की नमाज को लेकर 70 मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी लगाई गई है। ये सभी अधिकारी पुलिस द्वारा चिन्हित जगहों पर तैनात रहेंगे। और इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी मौजूद हैं। विजय जी, ये न्यायिक जांच आयोग के गठन का आदेश कल दिया गया है। आपको क्या लगता है, ये जो संभल की घटना हुई है, ये पूर्व नियोजित घटना थी या एक ये सामान्य आपराधिक घटना थी? नहीं, देखिए, संभल एक तो डेंस पॉपुलेशन वाला इलाका है, माइनॉरिटी बहुत ज्यादा है वहां पे जी। दूसरा, ये लंबे समय से डिस्प्यूट चल रहा था। लोग वहां हरिहर मंदिर के तौर पे इसे जानते हैं। स्थानीय लोग, मुस्लिम पक्ष में भी जो लोग हैं वो भी ये मानते हैं कि हरिहर मंदिर कभी रहा होगा यहाँ पे। ये इशू बहुत लंबे समय से वो डिस्कशन में रहा है। 1876 में एक केस भी फाइल हुआ था अंग्रेजों के जमाने में। बहरहाल, लेकिन ये जो सर्वे का ऑर्डर दिया गया, इसके बाद वहां कुछ लोगों ने सुनियोजित हिंसा की। सुनियोजित हिंसा इसलिए कि जो फुटेज और ऑडियो पुलिस ने रिकवर की है, जो फोटो हैं, जिस तरीके की हिंसा हुई, जिस तरह से भीड़ आई और जिस प्लानिंग के साथ सारी गतिविधियों को अंजाम दिया गया, तो उससे लगता है कि इन लोगों ने प्लानिंग करके इस बार हिंसा किया है। क्योंकि सबको जानकारी में था कि दोबारा सर्वे होने के लिए टीम आ रही है, तो ये घटनाएं भी हुई। इसमें 4-5 लोगों की मौत हो गई। विजय जी, आपको क्या लगता है? जी विजय जी, क्या लगता है कि इस पूरे मामले में कहीं न कहीं जो पुलिस की जो कानून व्यवस्था है उसमें कहीं न कहीं कोई कमी रही वहां पर? देखिए, ये आरोप लगाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पुलिस सफिशिएंट थी, लेकिन पब्लिक आमादा थी। पथराव करने पर भीड़ वहां जो जुटी थी वो हिंसा करने पे आमादा थी और उन लोगों ने अटैक किया। पुलिस टीम पर भी अटैक किया और साथ में जो सर्वे करने वाले लोग थे उनको भी उनके लिए भी अटैक किया। और इस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं कि पुलिस को भी मार देने की कोशिश वहां लोगों ने की थी, क्योंकि अवैध असलहों का इस्तेमाल हुआ है। तो हिंसा हुई और हिंसा में लोगों की जान भी गई और अभी भी वहां तनाव है। हालांकि दुकानें काफी कुछ खुली हैं। आज चूंकि शुक्रवार है और शुक्रवार को समूह में नमाज पढ़ने की परंपरा है, तो आज फिर भीड़ ना उन्माद पे आए और उपद्रव करे, इसलिए एक्स्ट्रा आज जो है फोर्सेस तैनात की गई हैं, मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। और पुलिस न सिर्फ संभल में बल्कि यूपी के बहुत से जिलों में अलर्ट है कि कहीं नमाज के बाद वाली जो हिंसा होती है, जो टेंडेंसी है, वो कहीं इस बार भी ना नजर आए। जी विजय जी, उत्तर प्रदेश के कई अन्य शहरों में भी ऐसी तमाम घटनाएं हो रही हैं या ऐसी तमाम जगहों पर वहां पर विवाद की स्थिति बन चुकी है, जहां पर वर्तमान में मस्जिद है और मंदिर होने की बात कही जा रही है। इन चीजों को आप किस तरीके से देखते हैं कि आने वाले समय में क्या कुछ और चीजें सामने आएंगी? नहीं, देखिए, अभी तक तो 3 मामले चल रहे हैं। एक ज्ञानवापी का मसला है, दूसरा जन्मभूमि का मसला है और ये संभल का है। ज्ञानवापी और संभल का काफी कुछ मिलता जुलता है। कृष्ण जन्मभूमि मथुरा का मामला बिल्कुल थोड़ा सा अलग है, क्योंकि वहां जमीन पे एक समझौता कर लिया था कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने 67 में, तो वो थोड़ा सा अलग मसला है। वहां भी कृष्ण जन्मभूमि पे जो मस्जिद बनाई गई, एक्चुअली
जब मध्यकाल में आक्रांता आए थे तो उन्होंने जो हिंदू उस समय के तीर्थ स्थल थे सबसे पहले उन्हीं को निशाना बनाया और उनको तोड़ा। उसके पीछे उनका लॉजिक जो भी रहा हो, लेकिन मोटे तौर पे ये माना जाता है कि मानसिक तौर पे लोगों को कमजोर करने की, भाई आपके भगवान ही सुरक्षित नहीं है तो आपको कौन बचा सकता है। तो शायद इस वजह से, क्योंकि जहां इनकी पॉपुलेशन नहीं भी थी, जैसे ज्ञानवापी आप देखिए उस समय वाराणसी में बहुत मामूली पॉपुलेशन रही होगी, फिर भी एक ऐसी जगह इन्होंने मस्जिद बना दी मंदिर तोड़कर जहां कोई मतलब नहीं था, कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं था। तो ये मध्यकाल की जो घटनाएं हैं, अब चूंकि देश आजाद हुआ और धर्म के नाम पर पाकिस्तान बन गया, तो एक बड़ा वर्ग ये मानता है कि जो धार्मिक स्थल हमारे उस समय कैप्चर किए गए थे उन्हें फ्री होना चाहिए और हम वहां पे फिर से पूजा पाठ शुरू करें। ऐसा मानने वालों की काफी बड़ी संख्या है और लोग इसीलिए लीगल प्रोसीजर्स के तहत ही लोग ये काम कर रहे हैं। उस समय तो तलवार के बल पे किया था, अब कानून का इस्तेमाल करके लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो वापस उनकी जो प्रतिष्ठा है रिकवर की जाए। जी विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और अब चलते हैं दूसरी खबर की ओर। संभल की जामा मस्जिद में सर्वे और हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई होगी। संभल की शाही जामा मस्जिद का रखरखाव करने वाली कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने इस याचिका में सिविल जज के 19 नवंबर के एक पक्षीय आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। वहीं बता दें कि संभल में शाही जामा मस्जिद सर्वे का काम पूरा हो चुका है और आज मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा करने के मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन संभल स्थित चंदौसी की कोर्ट में पहली सुनवाई होगी। और आज के ही दिन चंदौसी कोर्ट में कड़ी सुरक्षा के बीच सर्वे रिपोर्ट अदालत में पेश की जा सकती है। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। और इस खबर पर और अधिक बात करने के लिए महेंद्र कुमार सिंह जी हमारे संवाददाता संभल से हमारे साथ मौजूद हैं। महेंद्र जी, आज शुक्रवार का दिन है, जुम्मे की नमाज आज होनी है, हाई अलर्ट पर है संभल, क्या व्यवस्था वहां पर की गई है पुलिस के द्वारा? जी मैं आपको बताते चलूं कि बवाल होने के बाद में पहली जुम्मे की नमाज है जी। इसको सुरक्षा की दृष्टि में रखते हुए संभल में 70 मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। भारी सुरक्षा की दृष्टि से बहुत सारे पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी की कैमरे से निगरानी की जा रही है, वहीं ड्रोन कैमरे को भी उड़ाया जा रहा है जी। पुलिस अधिकारियों ने के साथ मजिस्ट्रेट साथ में रहेंगे और बराबर गश्त भी किया जाएगा और कोई भी संदिग्ध व्यक्ति को संभल के अंदर प्रवेश नहीं किया जाएगा। वहीं जामा मस्जिद में चिन्हित करके व्यक्तियों को भेजा जाएगा, कोई बाहरी लोग मंदिर के अंदर जाके कोई उपद्रव ना कर सके। इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस अधीक्षक, डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम, सीडीओ, डीडीओ, डीपीआरओ और सभी विकासखंड के अधिकारियों को मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किया गया है। साथ ही सहायक अभियंता टीम भी मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात की गई है। जनपद संभल में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा कानून की धारा 163 भी लागू कर दिया गया है। महेंद्र कुमार जी, आज रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश होनी है, इस विषय पर आपके पास क्या जानकारी है? जी रिपोर्ट पेश होनी है, इसके मद्देनजर रखते हुए जिला कोर्ट जो चंदौसी में है, चारों तरफ की उसकी सीमाएं सील कर दी गई, किसी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश नहीं होने दिया जा रहा है। ड्रोन और सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी की जा रही है, गली गली फ्लैग मार्च किया जा रहा है जिससे कोई भी उपद्रव ना हो सके, कोई अनजान घटना ना हो सके। इसके लिए क्या नाम है, पुलिस और प्रशासन मुस्तैद तैयारी पे है। महेंद्र जी, इस घटना पर अपनी नजर बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। और अब चलते हैं अगली खबर की ओर। संसद के शीतकालीन सत्र में आज लोकसभा में 2 महत्वपूर्ण बिल सदन के पटल पर रखे जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंक कार्य विधियां संशोधन बिल 2024 सदन में पेश करेंगी। इस बिल के माध्यम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 की धारा को संशोधित किया जाएगा। लोकसभा में ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेलवे संशोधन बिल 2024 सदन के पटल पर पारित करने के लिए पेश करेंगे। इस बिल में रेलवे संशोधन एक्ट 1989 में बदलाव लाने वाला प्रावधान है। इसके साथ ही लोकसभा में कई अहम प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। साथ ही
आज प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस के दौरान सांसद कई निजी विधेयक पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा की कार्यसूची की बात की जाए तो उच्च सदन में आज प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालय से अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। राज्यसभा में विभिन्न मंत्रालय से जुड़े हुए अहम पत्र पेश किए जाएंगे। और इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता कुमार आलोक जुड़ चुके हैं। अनुज, माफ कीजिएगा, अनुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, संसद के दिल्ली से हमारे संवाददाता अनुज जुड़ चुके हैं। शीतकालीन सत्र चल रहा है दिल्ली में और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ संवाददाता अनुज जुड़ चुके हैं। अनुज, संसद के दोनों सदन लगातार शीतकालीन सत्र से बाधित है, आज क्या संभावना है वहां पर? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आपने बताया कि जो दो महत्वपूर्ण विधेयक हैं, एक रेलवे से जुड़ा है और एक फाइनेंस से जुड़ा है, ये जो विधेयक हैं आज इनको पेश किया जाना है पास कराने के लिए। लेकिन हम जानते हैं कि शीतकालीन सत्र का ये पहला हफ्ता है और पहले हफ्ते का आज आखिरी दिन है। शुक्रवार आज के दिन निजी विधेयकों का दिन होता है। लेकिन हम पूरे हफ्ते की अगर बात करें तो विपक्ष कई मुद्दों को लेकर लगातार सदन को बाधित कर रहा है। और हम जानते हैं कि जब सदन की शुरुआत हुई थी शीतकालीन सत्र की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को सभी विपक्षी सांसदों से और विपक्षी दलों से कहा था कि यहां आपके इलाकों के, देश के जनता के मुद्दे उठने चाहिए। जिन विषयों पर वो चर्चा करना चाहते हैं उन विषयों पर चर्चा होनी चाहिए, हंगामा नहीं होना चाहिए। लेकिन विपक्ष ने इस बात को नहीं माना और लगातार अदानी जैसे मुद्दे और संभल की जो घटना हुई है उसको लेकर लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है। वैल में सांसद कांग्रेस के, टीएमसी के और आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी के लगातार आ जाते हैं। और हम जानते हैं कि राज्यसभा के अंदर सभापति ने और लोकसभा अध्यक्ष ने, स्पीकर ने लोकसभा के अंदर इस बात को कहा, बार बार कहा कि आप जिस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं उन सब विषयों पर समय दिया जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण जिस दिन विधेयक होते हैं उनको पास कराना जरूरी होता है। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण एक समय होता है जिसमें अलग अलग मंत्रालय से जुड़े प्रश्न उठते हैं, मंत्री उसका जवाब देते हैं। ऐसे में प्रश्नकाल को ना चलने देना, 0 आवर को ना चलने देना, ये लगातार विपक्ष के ऊपर जो है सत्ता पक्ष आरोप लगा रही है। हाँ, ये देखने वाली बात जरूर होगी। दूसरे हफ्ते में उम्मीद की जानी चाहिए कि संसद का जो शीतकालीन सत्र है उसमें विधायी कार्य ठीक से होंगे और विपक्ष उसमें सहयोग करेगा। जी अनुज, शीतकालीन सत्र में आज कौन कौन से महत्वपूर्ण विधेयक हैं जो पेश होने जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आपने भी बताया कि एक रेलवे संशोधन विधेयक है जिसको आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो हैं उसको रखेंगे। दूसरा वित्त विधेयक है, फाइनेंस से जुड़ा हुआ बिल है, उसको रखा जाना है। ये दो महत्वपूर्ण विधेयक हैं। और इसके अलावा क्योंकि आज प्राइवेट मेंबर डे होता है, जो सांसद होते हैं वो अपने निजी विधेयकों को जो है दोनों सदनों के अंदर रखते हैं। ऐसे में ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और प्रश्नकाल तो हम जानते ही हैं कि प्रश्नकाल को लिया जाता है, शून्यकाल को लिया जाता है। तो इस लिहाज से हम कहें कि शीतकालीन सत्र एक लंबा सत्र होता है। हर दिन जो है विधायी कार्य उसमें रखे जाते हैं, उनको पास कराना, उनको पेश करना। हम जानते हैं कि जो वक्फ संशोधन बिल है, कल उसका समय सीमा बढ़ाने को लेकर कल उसको भी प्रस्ताव उसका रखा गया, सदन ने उसको अनुमोदित कर दिया। तो कुल मिलाकर देश की जनता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए संसद के सत्र आयोजित होते हैं। और ऐसे में लगातार विपक्ष का हंगामा करना, सदन को ना चलने देना, निश्चित तौर पर समय की तो बर्बादी है ही है। ऐसे में देश के जनता के मुद्दे नहीं उठ पाते। ये भी एक गंभीरता से इस चीज को विपक्ष को लेना चाहिए, ऐसा सत्ता पक्ष का कहना है। जी अनुज, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और अब चलते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर आज स्थिति साफ होने की उम्मीद है। देर रात तक दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर अहम बैठक चली, जिसमें महायुति के तीनों नेता देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार शामिल हुए। इनके अलावा मीटिंग में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। यह मीटिंग करीब 2 घंटे तक चली। एक दिन पहले भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने अमित शाह के घर पर उनसे मुलाकात की थी, जिससे ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद की घोषणा शुक्रवार को कर दी जाएगी और नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तारीख की भी घोषणा कर दी जाएगी।
और जैसा कि महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है, बैठकों का दौर जारी है। बैठक के बाद जो दिल्ली में बैठक हुई अमित शाह जी के घर पर, बैठक के बाद एकनाथ शिंदे ने कहा कि बैठक अच्छी रही और सकारात्मक रही। यह पहली बैठक थी, हमने अमित शाह और जेपी नड्डा से चर्चा की, महायुति की एक और बैठक होगी। इस बैठक में फैसला लिया जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। महायुति की यह बैठक मुंबई में होगी। और इसी खबर पर मुंबई से हमारे साथ हमारे संवाददाता शिशिर सेलार जुड़ चुके हैं। शिशिर जी, क्या जानकारी है आपको जो घटनाक्रम चल रहा है महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर? बिल्कुल, देखिए, इस वक्त अगर देखा जाए तो कल जब दिल्ली में अमित शाह के आवास पर महायुति की बैठक हुई तो उसमें चीजें कुछ हद तक साफ होती दिखाई दे रही है। खासतौर पर मुख्यमंत्री की बात करें तो यह स्पष्ट हो चुका है कि मुख्यमंत्री अब भाजपा की तरफ से होगा, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये अब तक स्पष्ट नहीं है। इसके बारे में कल एकनाथ शिंदे ने बात कही थी कि एक दो दिन में जो है भाजपा का विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। हालांकि उसके लिए दिल्ली से ऑब्जर्वर की एक टीम आएगी बीजेपी की, उसके बाद उनका विधायक दल का नेता का चयन होगा और अमूमन जो नेता विधायक दल का बनेगा वही जो है मुख्यमंत्री भी बनेगा। तो ऐसे में अब ये तो स्पष्ट हो चुका है कि मुख्यमंत्री कौन सी पार्टी से बन रहा है, लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण सवाल इसमें यह भी है कि किस प्रकार से कैबिनेट का पूरा एक रूपरेखा होगी, खासतौर पर कौन सी पार्टी को कितनी कैबिनेट सीट्स मिलेंगी। इस बारे में अब तक कोई आधिकारिक खबर तो नहीं आई, लेकिन मीडिया की अगर हम बात करें और सूत्रों की जो खबर हम इस वक्त आ रही है उसके अनुसार जो है सबसे ज्यादा सीटें जो है वो बीजेपी को मिलती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। तकरीबन 22 से 24 के आसपास जो सीटें हैं बीजेपी मंत्री पद की वो लेगी। तो वही एकनाथ शिंदे ने तकरीबन 12 मंत्री जो पद है उसकी मांग की। हालांकि उसके ऊपर कोई आधिकारिक अब तक खबर इस बारे में भी नहीं आ पाई है। तो वही एनसीपी की बात करें अजित पवार की, तो अजित पवार को तकरीबन 7 से 8 सीटें मंत्री पद की मिल सकती है, ये भी कहा जा रहा है। जहां तक सीटों का बंटवारा, खासतौर पर जो प्रमुख मंत्री पद है जिसमें अगर बात करें तो अजित पवार को जो ये कहा जा रहा है कि वित्त मंत्री पद दिया जाएगा, क्योंकि पिछली सरकार में अजित पवार वित्त मंत्री थे और उप मुख्यमंत्री भी थे। तो वही बात अब यह है कि गृह मंत्री पद किसको मिलेगा। इससे पहले की सरकार में अगर देखा जाए तो बीजेपी ने गृह मंत्री पद अपने पास रखा था। क्या इस बार गृह मंत्री पद को लेकर किस प्रकार की चर्चा चलेगी इस पर अभी कोई स्पष्टता नहीं है, लेकिन एकनाथ शिंदे जो है ग्रुप जो है जो पार्टी है उन्होंने ये कहा है कि गृह मंत्री पद की भी मांग की है। तो ऐसे में क्या गृह मंत्री पद एकनाथ शिंदे की पार्टी को मिलेगा या नहीं, अब तक इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। और इस बारे में किसी भी मंत्री ने अपने जो नेता है उन्होंने कुछ इस बारे में स्पष्टता नहीं दी है। शिशिर, क्या अब ये भी कहा शिशिर, क्या डिप्टी सीएम के पद को लेकर भी कुछ जानकारी है कि क्या इस बार भी 2 डिप्टी सीएम के पद होने की संभावना है? देखिए, पिछली बार जो फॉर्मूला था वो एक मुख्यमंत्री और 2 मुख्यमंत्री था, जिसमें एक उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे तो दूसरी और अजित पवार थे और मुख्यमंत्री जो एकनाथ शिंदे थे। लेकिन इस बार जो है चूंकि मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा तो ऐसे में अगर 2 मुख्यमंत्री का फॉर्मूला चलता है तो एक मुख्यमंत्री पद जो है शिवसेना की तरफ से होगा तो वही दूसरे एनसीपी की तरफ से होगा। हालांकि इस पर अभी तक इस फॉर्मूले पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन जो बातें इस वक्त मीडिया में आ रही है उसके अनुसार जो है, और खास तौर पर जो पार्टी कार्यकर्ता है, तीनों पार्टी के कार्यकर्ता है, जिस दिन ये जीत हासिल प्रचंड जीत महायुति को मिली थी तो उनके कार्यकर्ताओं का भी यही कहना था कि जो पहला वाला सेटअप है जिस प्रकार से एक मुख्यमंत्री 2 उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस प्रकार का अगर कैबिनेट रहेगा तो जाहिर सी बात है ये सहज होगा तीनों पार्टियों के लिए। और जहां तक पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो क्योंकि उस अगर मंत्रिमंडल में अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे थे तो वही गृह मंत्री जो थे देवेंद्र फडणवीस बने थे और वित्त मंत्री जो थे वो अजित पवार बने थे। तो जो 1 नंबर का पोर्टफोलियो है मंत्री मंडल में और 2 नंबर का पोर्टफोलियो, उसका विभाजन जो है वो काफी संभले हुए रूप से किया था, काफी बैलेंस रूप से यहाँ पर किया गया था। अभी भी इसी प्रकार की चर्चाएं चल रही है, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। आज की जो मीटिंग मुंबई में होगी जिसमें तीनों ये जो महायुति के नेता है जो शामिल होंगे, ये कहा जा रहा है कि इसमें थोड़ी स्पष्टता जरूर आ जाएगी और आने वाले 1 से 2 दिन में मुख्यमंत्री कौन होगा और कैबिनेट किस प्रकार से होगी इसका भी चित्र स्पष्ट हो जाएगा। शिशिर, क्या शपथ ग्रहण की तारीख को लेकर भी कोई जानकारी है कि शपथ ग्रहण किस तारीख को होने की संभावना है? बिल्कुल, देखिए, हालांकि इस बारे में कोई तारीख अब तक बताई नहीं गई है, लेकिन जिस प्रकार से इस वक्त पूरे अगर हम देखें हलचल महायुति में खास तौर पर महाराष्ट्र में हो रही है उसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि आने वाले 2 से 3 दिन में ये स्पष्टता आ जाएगी, क्योंकि अब जो है वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात भी हो चुकी है और जो अलग अलग मुद्दे थे उस पर चर्चा भी यहाँ पर की जा रही है। तो ऐसे में
अब ये कहा जाएगा कि एक प्रकार से जब तीनों नेता बैठेंगे, मंत्रिमंडल का विस्तार किस प्रकार से होगा, इस पर चर्चा होगी, तो 1 से 2 दिन में, अगर ज्यादा से ज्यादा 2 से 4 दिन लग सकते हैं जब उसकी घोषणा हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद शिशिर जानकारी देने के लिए। हमारे साथ मुंबई से हमारे संवाददाता शिशिर जुड़े थे, जो वहां के सियासी हलचल के बारे में हमको जानकारी दे रहे थे। और अब चलते हैं अगली खबर की ओर। बंगाल की खाड़ी में उठ रहे तूफान फेंगल के चेन्नई के तट से टकराने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात फेंगल के प्रभाव से झारखंड में आज से कोहरा और आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। फेंगल की वजह से झारखंड में अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना है। वहीं चक्रवात फेंगल के अगले 24 घंटों में और तेज होने की अनुमान है। इसके उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है और 30 तारीख की सुबह तक कराईकल और महाबलीपुरम के बीच से गुजरने की संभावना है। तमिलनाडु के डेल्टाई जिलों में गुरुवार को भारी बारिश जारी रही। समुद्र में 10 फीट से ऊंची लहरें उठ रही हैं। कई इलाकों में बाढ़ के हालात उत्पन्न हो गए हैं। प्रशासन ने बाढ़ प्रभावितों के लिए 150 से अधिक अस्थायी राहत शिविर बनाए हैं। और हमारी अगली खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम को तोड़कर 5 नई कंपनियां बनाने पर सहमति जताई है। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम को तोड़कर 3 कंपनियां और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम को तोड़कर 2 नई कंपनियां बनेंगी। इनमें प्रत्येक के पास करीब 30-35 लाख उपभोक्ता होंगे। ऐसा होने पर किसी एक निजी घराने के एकाधिकार की आशंका खत्म होगी। मुख्यालय शक्ति भवन में कारपोरेशन के चेयरमैन डॉक्टर आशीष गोयल की अध्यक्षता में उच्च प्रबंधन की दिन भर चली बैठक में सहमति बनी। सबसे कहा कि निजी क्षेत्र से साझेदारी के लिए पूर्वांचल व दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम को 5 हिस्सों में बांटना ही श्रेयस्कर रहेगा। बैठक में तय हुआ कि रिफॉर्म संबंधी एग्रीमेंट में अधिकारियों कर्मचारियों की सेवा शर्तें, वेतन, प्रोन्नति, टाइम स्केल आदि के बारे में स्पष्ट प्रावधान होगा। कार्मिकों के हितों का नुकसान न हो। और हमारे साथ इस खबर पर बात करने के लिए सुहेल आबदी, विद्युत मजदूर संगठन के आप महासचिव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुहेल जी, प्रदेश सरकार ने जो 5 कंपनियां बनाने पर जो सहमति बन रही है, इस पर आपका क्या विचार है? देखिए वर्मा जी, ऐसा है कि इससे पहले भी 77 करोड़ के घाटे का हवाला देके 14 जनवरी 2020 को राज्य विद्युत परिषद का विघटन किया गया था और विघटन के बाद 25 जनवरी 2000 को संयुक्त संघर्ष समिति से समझौता हुआ था कि इस घाटे को अगर पूरा नहीं कर पाएंगे 1 साल बाद समीक्षा की जाएगी और समीक्षा में अगर आशातीत परिणाम नहीं आते हैं तो राज्य विद्युत परिषद को बहाल किया जाएगा। लेकिन आज 2024 हो गई और उसके बाद 5 कंपनियां और बनाने की बात आज ही आपके माध्यम से और पेपर समाचार पत्रों के माध्यम से पता लगी है। दरअसल घाटा कहीं है नहीं, 1,10,000 करोड़ का जो घाटा दिखाया जा रहा है तो हमारा तो बकाया जो है उपभोक्ताओं पर और उस पे कम से कम 1,25,000 करोड़ का तो बकाया है जिसकी वसूली होनी है। और अब आप कहेंगे कि वसूली क्यों नहीं हो पा रही है, तो हमारे पास मैन पावर की बहुत कमी है। हेलो जी, मैन पावर की बहुत कमी है। वर्तमान समय में पूरे प्रदेश में पावर कारपोरेशन में और उत्पादन निगम और ट्रांसमिशन को लेकर 37,000 अधिकारी, कर्मचारी और जूनियर इंजीनियर कार्यरत। जैसे तैसे डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था हमारे 90,000 जो संविदा के कर्मचारी हैं उनके भरोसे की जा रही। तो ऐसी सूरत हाल में जब 60 लाख उपभोक्ता थे तो हमारे पास 1,10,000 अधिकारी कर्मचारी काम करते थे, जूनियर इंजीनियर जी। अब 3,87,00,000 उपभोक्ता उत्तर प्रदेश में हैं और 37,000 कर्मचारी, 36 या 37,000 कर्मचारी अधिकारी और जूनियर इंजीनियर कार्यरत। तो ऐसी सूरत हाल में बेहतर यह है कि मैनेजमेंट को चाहिए कि हम लोगों के साथ बैठ के इसका लायन तय करे। खाली पेपरबाजी से और इससे और क्या नाम है सिर्फ सरकार को ये बताने से तो काम नहीं चलेगा। हम लोग तो हमेशा सरकार की मंशा अनुरूप ही काम करते रहे। सुहेल जी, आपको कहा कि 18 घंटे बिजली हमको देना है ग्रामीण क्षेत्र में, हम लोग रात दिन एक करके दे रहे हैं।
जी। टाउन एरियाज में हम 20 घंटे बिजली दे रहे हैं, शहरों में हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। सुहेल जी, प्रदेश में जो विद्युत हर घर को बिजली चाहिए, सौभाग्य योजना सरकार लाई। हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश जो है नंबर 1 पे आया। 1 करोड़ उपभोक्ताओं को हम लोगों ने जो है वो बिजली से जोड़ा और सबके घर में कनेक्शन हो गए। तो हम लोग तो हमेशा जो है वो प्रबंधन और सरकार की मंशा अनुरूप ही काम कर रहे हैं। सुहेल जी, ऐसे में बाइफरकेशन करके जैसे कि बताया जा रहा है कि कर्मचारियों का हित नहीं होगा, तो कर्मचारियों का हित तो होगा ही। 27,600 कर्मचारी जो एक्सेस हो जाएंगे, उनमें विकल्प दिया गया है कि हम साहब वो आप चाहिए तो वहां रहिए, आप चाहिए तो क्या नाम है BRS ले लीजिए। तो हम लोग तो सरकारी नौकरियां, प्राइवेट नौकरियां छोड़ छोड़ के लोग आए हुए हैं यहाँ पर, अपनी सेवा देने के लिए स्पेशलिस्ट हैं। जी जी, टेक्निकलिटी में स्पेशलिस्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट हैं हमारे यहाँ काम कर। सुहेल जी, जो विद्युत की वितरण की व्यवस्था होगी प्रदेश में, माननीय मुख्यमंत्री जी से इस पे बैठ के मतलब प्रबंधन और सरकार और हम लोग बैठ के इसको बेहतर स्थिति में ले जाने के लिए हम लोग तैयार हैं। जब भी जो भी स्कीम लाई जाती है प्रबंधन की तरफ से कि ये करना है वो करना है। अब RDSS योजना के तहत सैकड़ों करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं। हमारे लोग रात दिन जो है, जो प्राइवेट संस्थाएं काम कर रही हैं उनको वॉच कर रहे हैं हमारे लोग, और हम लोग 8 घंटे वगैरह सब भूल गए। ऐसी स्थिति में हमारी अपील है कि हम खुद चाहते हैं कि जिस उद्योग में हम कर रहे थे, ये लाइफ लाइन है। बिजली दरअसल लाइफ लाइन है वर्मा जी, सरकार की भी और क्या नाम है उत्तर प्रदेश की। तो बिजली की व्यवस्था और ज्यादा बेहतर हो, इसके लिए हम पूरी तरीके से ईमानदारी से अपनी सेवा देने के लिए तैयार और हमेशा देते रहे। सुहेल जी, ये जो प्रदेश में 5 नई विद्युत कंपनियां बनाई जाने की बात चल रही है, इनके बनने से जो विद्युत वितरण की व्यवस्था है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, संक्षेप में? देखिए, ऐसा है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक अब आप खाली लेसा का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। एक मतलब जो है चीफ इंजीनियर हुआ करता था और 3 सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हुआ करते थे, और पूरे लेसा की बेहतर सुदृढ़ व्यवस्था चलती थी। अब आपने 4 चीफ इंजीनियर बैठा दिए और 14 जो है अधीक्षण अभियंता बैठा दिए, तो सिर्फ जो है वो मेंटेनेंस चार्जेस बढ़े, ऑफिसेस बढ़े, ये सब बढ़े, कर्मचारी आपके पास है नहीं। आप ऑफिस खोल के बना दोगे। और जहां तक निजी घरानों को हम शामिल करने की बात है, यही अभी टोरेंट ने आगरा को लिया है, वो फ्रेंचाइजी है, उसकी स्थिति देख लीजिए। और उड़ीसा जिस PPP मॉडल की बात कर रहे हैं, उड़ीसा की बात कर रहे हैं, नोएडा की बात कर रहे हैं। जी सुहेल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। और आज के एजेंडा में बस इतना ही। देश और दुनिया और प्रदेश की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए DDUP। नमस्कार।